Stephen's Career Academy, और सक्सेस इज़ आवर मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टीफेंस कैरियर एकेडमी। फिफ्थ लेक्चर शुरू करते हैं फ्रिक्शन का। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं F1 M2, इनके मासेस हैं। दोनों पे F1 F2 फोर्सेस लग रहे हैं जैसा दिख रहा है। न्यू एस दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ग्राउंड स्मूथ है। हम ये चाहते हैं कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो, और अगर दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कितने होने चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चन। और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए अगर स्लाइडिंग नहीं है तो। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं। अगर स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो 100% स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है। जो M1 ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है? M1 ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी आगे जाने की है या पीछे जाने की है? तो हम लोग ये देखते हैं कि सपोज M1 हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग अहेड ऑफ M2, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस M1 पे इस तरफ लगेंगे और M2 पे इस तरफ लगेंगे। क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो दोनों के पास एक कॉमन एक्सेलरेशन है। तो चलिए ठीक है, FBD बनाते हैं। पहले M1 का FBD बनाइए। तो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है F1, बैकवर्ड इस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और अल्टीमेटली ये M1A फोर्स के साथ इधर जा रहा है। तो M1A कितना आएगा इज इक्वल्स टू F1 माइनस F। सेकेंड, मैं M2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ। M2 पर F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अल्टीमेटली ये इस फोर्स से इधर जाएगा। कॉमन एक्सेलरेशन है क्योंकि नो स्लाइडिंग। तो मेरे पास M2A इज इक्वल्स टू F2 प्लस F बचता है। चलिए F की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। F इज इक्वल्स टू F1 माइनस M1A। तो इक्वेशन नंबर 1 से F की मेरे पास ये वैल्यू आई है। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ जब, तो मुझे मिलता है M2A इज इक्वल्स टू F2 प्लस F1 माइनस M1A। F2 प्लस, देखिए जब दोनों ही सामने जाने लग जाएंगे और दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं है तो ऐसा लगेगा कि दोनों के दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। और टोटल फोर्स F1 F2 आप निकाल दीजिए और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट का मास एक साथ प्लस कर दीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू क्या आती हैं आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे पुट करिए एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को, इक्वेशन 3 को 1 में पुट करिए। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, कॉमन एक्सेलरेशन विल बी दिस मच एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस विल बी M2 F1 माइनस M1 F2 by M1 plus F2. Now let us see some cases here. Okay, so we have got this value of frictional forces so that no sliding takes place. This value was found when M1 has tendency of moving ahead of M2. If M2 F1 is greater than M1 F2, तब तो फ्रिक्शनल फोर्सेस पॉजिटिव आएंगे। मतलब ठीक है, डायरेक्शन हमने अभी सही ली है। लेकिन अगर M1 F2 ज़्यादा हो गया M2 F1 से, तब जो हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस लिए हैं यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएंगे। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी M2 has the tendency of moving ahead of M1. ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है M2 की, तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्सेस की डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा होगा, तो ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ। यहाँ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेंगे, और ये क्योंकि ये वाला इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा होगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। आप अगर इस पे खड़े हो जाएंगे M2 पे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जाओगे तो आपको तो ये पीछे आता हुआ नज़र आएगा, आपकी तरफ आता नज़र आएगा। तो इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे वो इस डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब हमारे डायरेक्शंस उल्टे हो जाएंगे फिर। ठीक है, आइए
कुछ और केसेस करते हैं। F1 को मैं 0 कर दूं और F2 को ही रखूं, सिर्फ स्लाइडिंग भी ना हो, ठीक है। इसको मैंने 0 कर दिया, इन द सेंस मैंने इसको हटा ही दिया यहाँ से, और सिर्फ ये एक फोर्स यहाँ पर है। ये आगे जाने की कोशिश करेगा और ये बैकवर्ड रहने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस ऊपर वाले पे कौन से डायरेक्शन में होंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और नीचे वाले में रिवर्स डायरेक्शन में होंगे। इसकी रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा होगा, इसलिए ये इस पर रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्सेस लगाएगा। इसकी रिस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ रहने की कोशिश करेगा, सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्सेस है। और जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्सेस स्टैटिक नेचर के हैं, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। ओके, दोनों एक साथ जाएंगे। तो ठीक है, आइए पता कर लेते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जब सिर्फ नीचे वाला फोर्स एग्जिस्ट करता है, तब फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू होनी चाहिए -m1 F2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस F2। मतलब ये जो F है, इसकी डायरेक्शंस हमें उल्टी करनी पड़ेंगी। देखिए, पहले वाले केस में F इस पे इधर आ रहा था और इस पे इधर जा रहा था, लेकिन अब उल्टा हो गया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम है या इसके बराबर है, तब तक कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। जब ये कम है इससे या बराबर है, हमको F2 की वैल्यू मिलती है F2 should be less than or equal to. Now in the next case, let us take F2 is equals to 0 and F1 is equals to F. Okay? F उसके लिए F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, अगर कोई स्लाइडिंग ना हो। ये जो F है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फ्रिक्शनल फोर्सेस की। और फ्रिक्शनल फोर्स फिर वही वाली बात होती है कि कम होने चाहिए न्यू एस m1g से। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड इससे कम होना चाहिए। ओके, तो हमको पता चलता है कि F शुड बी लेस देन इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 g m1 प्लस m2 इंटू न्यू एस। ओके, अगर फोर्स ऊपर वाले पे लगा रहे हो, नीचे पे नहीं लगा रहे हो, तो मैक्सिमम इतना रख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने रखा तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी। ओके, अगर इन दोनों ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है दोनों के बीच में। चलिए निकालते हैं। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, इसका मतलब दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं ये मानता हूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी थी वो ऊपर नीचे वाले से आगे जाने की थी, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे और इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए m1g साइन थीटा, इस पे m2g साइन थीटा, यही फोर्सेस होंगे। और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर भी बना देता हूँ। 1 वाला जो है ऑब्जेक्ट m1, इस पे ये फोर्सेस हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ और अल्टीमेटली दिस इज़ मूविंग विद दिस एक्सेलरेशन। और जो m2 है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिए थे एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालते हैं। पहले ऑब्जेक्ट नंबर m1 के लिए, m1a इज इक्वल्स टू m1g साइन थीटा माइनस f। m2 के लिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं और एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया g साइन थीटा, जो कॉमन एक्सेलरेशन है दोनों का, ठीक है।
इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, f की वैल्यू निकालते हैं. सो पुट 3 in 1. f turns out to be 0. There is no frictional forces existing between the two bodies. Okay? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि अगर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट 20 kg का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टैटिक और काइनेटिक दोनों 0.3 है. अगर ये F0 फोर्स ऊपर वाले पे ऑलरेडी लग रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स उस पर ऑलरेडी हमेशा लग रहा है, और नीचे वाले पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 से लेके आगे हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, 0 से आगे इंक्रीज़ कर रहे हैं. ओके, F जो है इंक्रीज्ड फ्रॉम 0. ओके, तब जो है दोनों के दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू और डायरेक्शन क्या हो सकते हैं. ठीक है, चलिए देखिए, जनरली सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले तो f की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते हैं, ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, इसको ध्यान रखना है. f की वैल्यू अगर हम लोग 0 ही रख दें एकदम, तो नो डाउट ये F0 की फोर्स के साथ आगे जा रहा है. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, इस पे बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे. ओके, और इसके ऊपर फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे, तो ये भी आगे की तरफ मूव करेगा, बट इस पे फोर्स थोड़ा कम रख रहा है क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्सेस के साथ मूव कर रहा है. ओके, केस नंबर 1 में ये जो F है इसकी वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं F की वैल्यू 0 ही ले रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ लगेंगे, ऊपर वाले पे इधर और नीचे वाले पे इधर. ठीक है, तो चलिए इस वाले ब्लॉक को मैं A कहता हूँ, इस वाले ब्लॉक को मैं B कहता हूँ. तो केस नंबर 1 में मैं A का अगर FBD बनाऊँ, तो A पर देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, 120 न्यूटन फोर्सेस इधर और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस, और अल्टीमेटली ये इस फोर्स के साथ आगे जा रहा है. तो मेरे को क्या मिलता है, M1A1 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 120 माइनस F. ओके, और what is the value of M here? 10 into A1 is equals to 120 minus F. फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू आएगी न्यू के काइनेटिक मोशन आ जाएगा. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, तो मैं न्यू के लिखूंगा, न्यू के M1 into G is equals to 0.3 into 10 into 10, 30 न्यूटन. So 10A1 is equals to 120 minus 30, A1 is equals to 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सेकेंड वाला जो ब्लॉक है, सेकेंड वाले ब्लॉक पर क्या होगा, इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है. अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है B पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो F इज इक्वल्स टू M2A2. तो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं कितने, 30 के बराबर हैं. 30 इज इक्वल्स टू मास 20 है इंटू A2. इसका एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहला वाला केस हमने देख लिया कि जब फोर्स 0 है तो ऊपर वाला 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, नीचे वाला 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग है क्योंकि एक्सेलरेशंस दोनों के बराबर नहीं है. चलिए केस नंबर 2 करते हैं. केस नंबर 2 में अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, दोनों के एक्सेलरेशंस बराबर नहीं है, इनके एक्सेलरेशंस बराबर कब होंगे, कौन से फोर्स पे होंगे, मैं उस फोर्स को निकालने की कोशिश करता हूँ. नो डाउट अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की यही डायरेक्शन रखता हूँ फिलहाल, ऊपर वाले की ही टेंडेंसी नीचे वाले के रिस्पेक्ट में आगे जाने की है. ठीक है, ये फोर्स तो मैं बढ़ाता हूँ धीरे धीरे करके, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि नीचे वाले में इस फॉरवर्ड फोर्स के अलावा, इस फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा ये F फोर्स ऐड हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा. और मैं चाहता हूँ कि उसका एक्सेलरेशन भी इसके एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए. ठीक है, केस 2, एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का. ठीक है, इसका मतलब जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है B ऑब्जेक्ट,
उस पर जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है प्लस जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसकी वजह से टोटल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 9। तो ये m2 इंटू 9 एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है। तो इसका मतलब m2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ। तो मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एफ। 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एफ। 150 न्यूटन के फोर्स पे इन दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली 9 हो जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग अब बंद हो जाएगी। रिलेटिव स्लाइडिंग स्टॉप्स। कब तक रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी इन दोनों के बीच में? अगर रिलेटिव स्लाइडिंग बंद हो गई है इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट आ गया है। पहले काइनेटिक फ्रिक्शन था, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट आ गया है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्सेस 0 हो जाएंगे तब तक दोनों में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। तो देखते हैं, अगर केस नंबर 3 में मैं F इज इक्वल्स टू 0 ले लूँ तो पहले वाले पे तो सिर्फ फॉरवर्ड 120 न्यूटन फोर्सेस लगेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो हो जाएगा 120/10 इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ सामने की तरफ मूव करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस है ही नहीं है। इसका मतलब जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन है a2 वो भी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा m2 इंटू a2। सिर्फ यही फोर्स होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये फोर्स हो जाएगा आपका 20 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 240 न्यूटन। इसका मतलब 150 फोर्स से लेके 240 न्यूटन फोर्स तक दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 9 से 12 पहुंच जाएगी दोनों में। ठीक है, सबसे पहले 0 से लेके 150 के बीच में दोनों के बीच में एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, रिलेटिव स्लाइडिंग होती रहेगी। लेकिन उसके बाद 150 से लेके 240 न्यूटन तक दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो 9 से 12 तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर मैं इससे भी ज़्यादा नीचे वाले फोर्स को बढ़ाना शुरू करूं तो केस नंबर 4 में F इज मोर देन 240 न्यूटन। उस केस में क्या होगा? 240 न्यूटन से भी ज़्यादा कर दोगे नीचे वाले फोर्स को तो नीचे वाले की टेंडेंसी ऊपर वाले के मुकाबले आगे जाने की हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ रहना, इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ लगेंगे, इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ लगेंगे, उल्टे हो जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यू। और ये तभी भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी इनमें जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस की वैल्यूज दोबारा से अचीव ना हो जाए। मतलब नो रिलेटिव स्लाइडिंग till F is equals to how much? Limiting means F is equals to nu s m1g is equals to 30 न्यूटन। ठीक है, हमने तो F को 0 कर दिया था ना, तो F अब दोबारा 0 से 30 तक बढ़ेगा। तब तक कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, वो सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। एक्सेलरेशन विल बी सेम। ओके, सो उस केस में ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे 120 न्यूटन यहाँ लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो 30 न्यूटन फोर्सेस है वो यहाँ लगेंगे और वो m1 a1 के साथ आगे मूव करेगा। तो m1 a1 इज इक्वल्स टू 120 प्लस 30, tan a1 इज इक्वल्स टू 150, a1 इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले का भी यही एक्सेलरेशन होना चाहिए और अगर नीचे वाले का ये एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले का FBT देखिए, यहाँ पे F लग रहा है, यहाँ F लग रहा है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली m2 a2 के साथ आगे जा रहा है।
m2a2 इज इक्वल्स टू f माइनस f और f इज इक्वल्स टू m2a2 प्लस f इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 प्लस 30 300 प्लस 30 330 न्यूटन। तो जब f की वैल्यू 330 न्यूटन आ जाएगी तब तक भी इनमें रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। और केस नंबर 5, f की वैल्यू 330 न्यूटन से भी हमने ज़्यादा करने की कोशिश करी, नीचे वाला ऊपर वाले से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, so now let us see this question. There is a 2 kg object, there is a 4 kg object. 0.1 is the coefficient of static friction between this and this, and 0.2 is the coefficient of static friction between this and this. Okay, now the question is find F minimum force to cause motion of at least one of the object. Okay, चलिए ठीक है, मैं अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो नो डाउट ये आगे जाने की कोशिश करेगा ऊपर वाला इसके रिस्पेक्ट में, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शनल फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, इस वाले पे फ्रिक्शनल फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। तो देखते हैं F2 की वैल्यू कितनी है। F2 की वैल्यू जो है वो है ν2 इंटू m2 इंटू g। मतलब अगर 4 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स यहाँ पर दे दिया तो ये मूव कर जाएगा ऊपर वाला, नो डाउट हर हाल में। इस वाले से ज़्यादा ऊपर फोर्स दे दोगे ऊपर वाला मूव कर जाएगा। अब बात आती है कि नीचे वाला मूव कर पाएगा क्या 4 न्यूटन पे, ये देख लेते हैं हम लोग। हम F1 की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी आएगी ν1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी इसके ऊपर, m1 प्लस m2 दोनों सम आएगा इंटू जी इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 6 इंटू 10, 6 न्यूटन। ठीक है, नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्सेस पीछे के डायरेक्शन में 6 न्यूटन है, आगे की तरफ आप उस पर सिर्फ 4 न्यूटन अगर लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। तो अगर आप इस फोर्स को 4 न्यूटन रखोगे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा और नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन है कि अगर जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो 6 न्यूटन कर दूँ तो दोनों ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन कितने होंगे और फ्रिक्शन F1 और F2 की वैल्यू क्या आएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्लॉक को देखता हूँ, M2 ब्लॉक को देखता हूँ। सामने की तरफ 6 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हो, पीछे की तरफ 4 न्यूटन का उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि ν2 जो वैल्यू है स्टैटिक और काइनेटिक कोफिशिएंट दोनों की सेम वैल्यू है 0.2 और नीचे वाले के लिए भी सेम। तो इस पे अल्टीमेटली क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा, m2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड वाले में क्या होगा एक्सेलरेशन, सेकंड वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि अभी भी उसमें सामने की तरफ सिर्फ 4 न्यूटन फोर्सेस लग रहे हैं और उसको अपनी जगह से हिलने के लिए कम से कम 6 न्यूटन फोर्सेस चाहिए थे। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लीजिए ऊपर, चाहे कितना फोर्स लगा लो, नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, किसी भी हालत में मूव नहीं करेगा इस क्वेश्चन में।